प्रीवियस वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को समझा था। यहां इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। देखो, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यानी कि एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, वो अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरी की पूरी डेडिकेटेड होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर ही। लेकिन यहां मैं सिर्फ उतना सा बताने जा रहा हूं जितना कि अभी इस लेवल पर आपके काम का है। तो चलो समझते हैं। प्रेगनेंसी क्या है? ये एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, जिसकी शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन के साथ। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? यहां इम्प्लांटेशन होगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और जब एम्ब्रियो फीटस के स्टेज तक पहुंच जाएगा तो फीटल डेवलपमेंट होगा। और ये खत्म कब होता है, यानी कि प्रेगनेंसी एंड कब होती है? तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जो कि लगभग 36 से 38 वीक्स के बाद होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि लास्टली जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था उसके 40 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। और प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट को समझने का जो साइंस है वो ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाता है। तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो प्रेगनेंसी के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसमें प्रेगनेंसी, लेबर यानी कि बच्चे का जन्म, और बच्चे के जन्म के बाद जो केयर होता है यानी कि नियोनेटल पीरियड जो है उसमें बच्चे का जो केयर होता है, पोस्टनेटल केयर, ये सब पढ़ा जाता है कहां? ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। प्रीनेटल डेवलपमेंट कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट सकते हैं। अब टोटल 9 मंथ का समय है, आप 3 ट्राइमेस्टर में बांटोगे तो 3-3 मंथ्स का होगा एक ट्राइमेस्टर। जो पहला ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि बच्चा इस समय में बहुत नाजुक होता है। उसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम्स के रूडिमेंट्स फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। और सबसे वल्नरेबल स्टेज यही होता है। इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो मां है वो क्या खा रही है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। बहुत सारी चीजें टेराटोजेंस होती हैं। टेराटोजेन कहने का मतलब ऐसी चीजें जो कि ये जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसमें कुछ डिफेक्ट काउज कर दे, ऐसी चीजें टेराटोजेंस कहलाती हैं। बहुत सारी दवाएं टेराटोजेन होती हैं, जो एक्सरेज होती हैं वो भी टेराटोजेंस हैं। तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। इसके बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, उस ट्राइमेस्टर के खत्म होने तक में लगभग कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है सारे ऑर्गन सिस्टम्स का। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वहां पर सारे ऑर्गन सिस्टम्स लगभग पूरी तरह से फंक्शनल हो जाते हैं और फीटस जो है वो काफी तेजी से ग्रो करता है। ये कब हो रहा है भाई? थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ्स का समय है इसे हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट दिया। अब समझते हैं कि जब बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जब इम्प्लांट हो चुका है एंडोमेट्रियम में, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या सब होता है उन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। गेस्टेशन का जो 3rd वीक होता है, गेस्टेशन कहने का मतलब पूरा प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसका जो 3rd वीक होता है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या है वो है गैस्ट्रुलेशन। इसमें क्या होता है? तो जितने सारे सेल्स होते हैं उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के, वो सब 3 जर्मिनल लेयर्स में खुद को अरेंज कर लेते हैं और ये लेयर्स कहलाते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो सबसे बाहरी लेयर है वो है एक्टोडर्म, इसके बाद बीच का जो लेयर होता है वो है मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला लेयर कहलाता है एंडोडर्म। इस तरीके से जब सारे सेल्स खुद को 3 जर्मिनल लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं तो फिर आगे जितने सारे ऑर्गन्स बनेंगे वो सब इन्हीं लेयर्स से डेवलप होंगे। चलो देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन किस लेयर से बनते हैं। तो यहां देखो, एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं उनका सारा लिस्ट है यहां। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो एपिथेलियल लाइनिंग होगा वो बनेगा इसका, और जो कुछ भी बनेगा वो सारा यहां पर लिस्ट में मौजूद है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और फिर ध्यान से इन सबको पढ़ लेना। एंडोडर्म से, मेसोडर्म से और एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीजें बनती हैं वो सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है प्लेसेंटा का बनना, जिसे कि आपने पहले भी शॉर्ट में देखा था। प्लेसेंटा कैसे बनता है भाई? तो जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटरमोस्ट लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट, वो कुछ विल्लेई बनाता है जिसे कि हम कॉरियोनिक विल्लेई कहते हैं। देखो यहां पर कुछ कॉरियोनिक विल्लेई बने हुए हैं, ये देखो कॉरियोनिक विल्लेई बने हुए हैं। और कॉरियोनिक विल्लेई जो है वो इंटरडिजिटेट कर जाते हैं यूट्रस के टिश्यू के साथ। ये देखो, यूट्रस का टिश्यू इंटरडिजिटेट कर रहा है अंदर की तरफ, ये है, और ये सब आपस में फंस जाते हैं। इस तरीके से क्या बन जाता है? प्लासेंटा बन जाता है।
हालांकि प्लासेंटा का डेवलपमेंट अपने आप में काफी डिटेल्ड टॉपिक है, बट उतना डिटेल अभी आपके काम का है नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में बस उतना सा बता रहा हूं जो आपके काम का है। तो प्लासेंटा कैसे बनता है भाई? ट्रोफोब्लास्ट में जो कॉरियोनिक विलेई बनते हैं, ये विलेई इंटरडिजिटेट कर जाते हैं किसके साथ? यूटेराइन टिश्यू के साथ। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है? प्लासेंटा का। आप यहां देख लो, यूट्रस के अंदर ये प्लासेंटा फॉर्म किया हुआ है और क्या डेवलप कर रहा है? यहां पर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। प्लासेंटा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस को यहां देखते हैं। तो देखो, एम्ब्रियो को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो सब कहां से होकर जाता है? प्लासेंटा से होकर ही जाता है। तो ये फैसिलिटेट करता है इनके सप्लाई को। और जो CO2 और वेस्ट वगैरह बन रहे हैं कहां? उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, उसे ये रिमूव करने में हेल्प करता है। बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाता है ये, जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन वगैरह। इस तरीके से हमने देखा कि प्लासेंटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीटस के डेवलपमेंट में। एक और बात बता दूं कि प्लासेंटा से होकर मदर का ब्लड बच्चे तक नहीं जा सकता है और ना ही बच्चे का ब्लड प्लासेंटा से होकर मदर तक जाएगा। यानी कि मां और बच्चे के बीच ब्लड का एक्सचेंज कभी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कैसे जाती हैं? जिस भी चीज को प्लासेंटा के आर पार जाना होता है, सिर्फ वो चीजें ही प्लासेंटा से क्रॉस करेंगी। जैसे कि ऑक्सीजन क्रॉस कर जाएगा, न्यूट्रिएंट्स क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ब्लड क्रॉस नहीं करेगा। ये क्यों होता है ऐसा भाई? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स करें, क्योंकि मां और बच्चे का ब्लड ग्रुप एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, और डिफरेंट ग्रुप्स के ब्लड अगर मिक्स होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर प्लासेंटा से होकर ब्लड का एक्सचेंज डायरेक्टली कभी भी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, इसके अराउंड कुछ लेयर्स बन जाते हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स बन जाते हैं, जिन्हें कि हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है कॉरियन, जो कि आप देखो ये कॉरियन। दूसरा है एमनियन, ये है एमनियन। और एमनियन के अंदर ये जो कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, इसमें जो फ्लूइड है इसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का ही यूज होता है एमनियोसेंटेसिस वाले टेस्ट में, जिसके थ्रू बच्चे के क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज का पता लगाया जा सकता है। एमनियन के बाद जो तीसरा लेयर है वो है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस कहां है भाई? देखो, ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाला लेयर, ये क्या है? एलेंटॉइस। और इसके बाद जो चौथा लेयर है वो है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक कहां है भाई? ये जो आप देख रहे हो ये यॉर्क सैक है। तो इस तरह से आपने 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को देखा। कौन कौन? कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक। इसके अलावा भी यहां बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि कॉरियन और एमनियन के बीच का जो ये खाली जगह होता है उसे कॉरियोनिक कैविटी कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी वगैरह, और बहुत सारी चीजें यहां। तो यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स टोटल 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आपने देख लिया। अब यहां हम देखेंगे डेवलपमेंट की समरी को, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर वो कैसे हो रहा है, किन किन स्टेजेस से हो रहा है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी कि 1st वीक से 8th वीक के बीच का समय, और फीटल पीरियड यानी कि उसके बाद का समय, इसमें क्या क्या होता है चलो देखते हैं। 1st वीक से 4th वीक के बीच जो एम्ब्रियो है वो काफी छोटा होता है, और यहां जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या सब हो रहे हैं भाई? गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी कि प्राइमरी जर्म लेयर्स बनेंगे, नोटोकोड वगैरह का डेवलपमेंट होगा, न्यूरुलेशन होगा, और बहुत सारी चीजें होंगी। एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां होता है वो क्या होता है कि हार्ट बन जाता है और ये बीट करना शुरू कर देता है। ये कब होता है? लगभग 1 महीने के आसपास के समय में होता है, यानी कि 4th वीक के आसपास में होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो इस चीज का, और फिर ध्यान से देख सकते हो कि किस समय में क्या हो रहा है। देखो, 5th से 8th वीक के बीच भी क्या क्या होता है? लिम्स वगैरह डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, जो उंगलियां हैं वो अपीयर हो जाती हैं, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर एक समराइज्ड वे में आपके सामने लिखी हुई है। ये 16th वीक तक का है। इसके आगे का जो डेवलपमेंट है वो देखते हैं। 17th वीक से 20 वीक के बीच क्या क्या होता है वो सब यहां लिखा हुआ है। जो फीटस का साइज है वो लगभग 25 से 30 cm का हो जाता है, और जो वेट है वो 200 से 450 ग्राम का हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस आएंगे यहां पर, ब्राउन फैट बन जाएगा और वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और जो बच्चा है वो जो मूव करेगा उसे भी मदर फील करने लग जाएगी। फिर आगे कौन कौन सी चीजें होंगी ये सब आप देख सकते हो। लगभग 38th वीक आते आते बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है और ये तैयार होता है जन्म लेने के लिए। इस स्टेज में ये फीटस कैसा दिखता है चलो देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो
कि जो फुल्ली ग्रोन फीटस है ये कितना बड़ा दिख रहा है मां के यूट्रस के अंदर, और मां के एब्डोमिनल कैविटी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ये पुश कर देता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को कैसे पुश कर दिया है साइड और ऊपर की तरफ। और आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो ये जो फीटस इतना बड़ा हो चुका है, ये मदर के इंफेरियर वेना कावा को भी दबा देता है। इंफेरियर वेना कावा क्या करता है? आप याद करो, लिम्स से यानी कि दोनों पैरों से जो ब्लड को ड्रेन करके ले जाती है सारी वेन्स, वो वेन्स ही मिलकर के इंफेरियर वेना कावा बनाती है, और इंफेरियर वेना कावा इस ब्लड को लेकर हार्ट में जाता है। लेकिन जब इंफेरियर वेना कावा प्रेशर के कारण दब गया है, तो लिम्स से जितना ब्लड को लेकर जाना था हार्ट के पास, वो सारा ब्लड इजीली नहीं पहुंच पाता है। इस कारण फ्लूइड एक्युमुलेट करने लग जाता है कहां? लेग्स में, यानी कि लोअर लिम्स में, और इसी वजह से लेग्स स्वोलन दिखने लग जाते हैं, फूले हुए दिखने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। इसके बाद के लेक्चर में हम जानेंगे पार्च्यूरेशन के बारे में, यानी कि फुली ग्रोन चाइल्ड कैसे बॉडी के बाहर आता है, बच्चे का जन्म कैसे होता है, और फिर जो लैक्टेशन होता है यानी कि मां अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, उस सारे मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।